4 साल पहले एक घना जंगल जहां पर एक आदमी नीचे जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसके सामने ही एक शख्स खड़ा था जिसने अपनी पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले हुए थे और उस शख्स के आसपास लगभग से 7-8 लोग खड़े थे जिनका खड़े होने का स्टाइल बता रहा था वो अब लोग उनके बीच बीच खड़े शख्स के बॉडीगार्ड हैं। उस शख्स ने अपनी पॉकेट में से अपने हाथ निकाले और हल्का सा आगे की तरफ बढ़ाया तो एक शख्स ने एक सिगरेट उसके हाथ में दी और उस शख्स ने वो सिगरेट अपने होठों में दबा ली। अगले ही पल उसके एक गार्ड ने ही उस सिगरेट को लाइटर से जलाया और लाइटर बंद कर पीछे की तरफ लेने लगा। लेकिन तभी सिगरेट पी रहे उस शख्स ने उस लाइटर को अपने हाथ में पकड़ लिया और सामने नीचे जमीन पर दर्द से तड़प रहे आदमी को डेविल नजरों से देखा। उसके बिना कुछ कहे ही वो गार्ड अपने बॉस का इशारा समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत पीछे की तरफ खड़ी गाड़ी में से पेट्रोल का कैन निकाला और जाकर दर्द से तड़प रहे उस आदमी के ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया। वो आदमी दर्द से कराहते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मत जलाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, आज आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, वो हॉस्पिटल में है, मैं बाप बनने वाला हूँ। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए उस शख्स के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लाइटर पर हल्का सा अपना हाथ घुमाया तो आग जल उठी और अगले ही पल उस शख्स ने वो जलता हुआ लाइटर पेट्रोल से भीग चुके उस आदमी पर डाल दिया और दर्द के साथ साथ उस आदमी की चीखें ऊपर आसमान की तरफ जाने लगीं। उस आदमी की तड़पती हुई आवाज सुनकर जैसे उस शख्स को बेहद सुकून मिल रहा था। होठों को गोलकर उसने सिगरेट का धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा और एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर इतना ही प्यार था अपने बीवी बच्चे से तो मुझसे पंगा सोच समझकर लेना चाहिए था, और तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो मेरे बेरहम किरदार पर सवाल उठ जाएगा। वर्तमान में मुंबई शहर एक छोटा सा घर जो 3 कमरों का बना हुआ था। उसके एक कमरे में बेड पर एक तकरीबन 22 साल की लड़की सो रही थी और उसके बगल में ही एक 4 साल का छोटा बच्चा भी सोया हुआ था। तभी बाहर से एक लड़की तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आई और उस सोई हुई लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, धरा जल्दी से उठ जा यार, मेरी मामी उठने ही वाली है। अगर उन्हें पता चला कि तू यहाँ पर है तो बवाल हो जाएगा। प्लीज यार, उनके उठने से पहले यहाँ से चली जा। वो लड़की कोई और नहीं आंचल थी। आंचल जो कि बेड पर सोई हुई लड़की धरा की बहुत अच्छी दोस्त थी। आंचल की आवाज सुनकर धरा ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी आंचल, मुझे पता ही नहीं मैं कब इतनी देर तक सोती रही। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, बस एक बार बेटू को उठा लूं। ये बोलते हुए उसने बेड पर सोए हुए लड़के की तरफ देखा जो बेहद मासूम नजर आ रहा था। धरा ने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, दिव्वू बेटू, उठो, आपको मम्मा के साथ जाना है। दिव्वू जो गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे ही उसे धरा की आवाज सुनाई दी वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। धरा मुस्कुराई और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, गुड मॉर्निंग बेटू, हमें ना यहाँ से चलना है। मैं जानती हूँ आपको सुबह उठते ही दूध पीना होता है, लेकिन हम जब बाहर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ बाहर जाकर अच्छी सी कोल्ड कॉफी पिलाऊंगी। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, नहीं मम्मा, मुझे दूध भी नहीं पीना और मुझे कोल्ड कॉफी भी नहीं पीनी। अभी मुझे कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा। हम यहाँ से चलते हैं। दिव्यांश की बात सुनकर धरा का चेहरा मायूस सा हो गया। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी अपने दिव्यांश को कि वो ये सब बातें क्यों बोल रहा है। उसने जल्दी से दिव्यांश को अपनी गोद में उठाकर नीचे जमीन पर खड़ा किया और फिर अपना दुपट्टा वगैरह संभाल कर आंचल की तरफ देखने लगी। आंचल का चेहरा भी मायूसी से भरा हुआ था, पर वो धरा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसे एक रात अपने पास रखने के, वो भी अपनी मामी को बिना बताए, क्योंकि अगर उसकी मामी को पता चल जाता तो वो न सिर्फ धरा को बाहर निकालती बल्कि खुद आंचल को ही इस घर से बाहर निकाल देती। अभी धरा वहां से जाने के लिए बाहर की तरफ आई ही थी कि सामने से आंचल की मामी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और घूरते हुए धरा और उसका हाथ पकड़कर खड़े दिव्यांश की तरफ देखने लगी। धरा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और आंचल के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसकी मामी विनीता धरा को घूरते हुए बोली, कौन है तू? धरा डरते हुए बोली, वो मैं धरा कपूर हूँ, आंचल की दोस्त।
उसकी बात पूरी होती, उससे पहले ही विनीता जी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ मेरे घर क्या कर रही है? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, जो पहले इस अंचल को यहाँ पर रहने की जगह दी, और अब तू भी उसके साथ ही आ गई। धरा ने आंचल की तरफ देखा, जो बेचारगी से उसे ही देख रही थी। धरा ने अपना पर्स खोला और उसमें रखे हुए कुछ नोटों की तरफ देखने लगी। उसने एक 500 का नोट निकालकर विनीता जी की तरफ बढ़ाया और बोली, माफ कर दीजिएगा, आपके घर में आपकी इजाजत के बिना रही, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि आपका घर धर्मशाला नहीं, एक 5 स्टार होटल है, और उसमें एक रात बिताने का रेंट मैं आपको दे रही हूँ। उसे 500 के नोट को देखकर विनीता जी के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तुरंत लपक कर उस नोट को अपने हाथ में ले लिया। धारा ने वापस दिव्यांश का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी विनीता जी ने उसे रोका और बोली, अगर तुम यहाँ पर और दिन रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। खाना पीना भी तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा। विनीता जी की बात सुनकर न सिर्फ धरा ने बल्कि आंचल ने भी हैरानी से उनकी तरफ देखा। तभी विनीता जी एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बोली, वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि इस बड़े शहर में तुम दर दर भटको। तो जब तक तुम्हें कोई रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक तुम यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन आर्स 500 हर दिन के लगेंगे, और खाने पीने के साथ आर्स 300 एक्स्ट्रा। धरा ने वापस अपने पर्स की तरफ देखा, जिसमें सिर्फ से 3-4 हजार रुपए थे। इतने में वो विनीता जी के पास कितने ही दिन रुक सकती थी। वो मना करने को हुई, लेकिन तभी आंचल लगभग से भागते हुए उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, ठीक ठीक है मामी जी, धारा आपको आपके हिसाब से पैसे दे देगी, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन आप प्लीज धरा को यहाँ पर रहने दीजिए। धरा ने हैरानी से आंचल की तरफ देखा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि धरा के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सब। तभी आंचल ने उसे बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाकर इशारा किया, तो धरा ने वापस विनीता जी की तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं आपको हर दिन के आर 800 दे दूंगी। विनीता जी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद धरा आंचल के साथ अंदर कमरे में थी और बाहर दिव्यांश हाल में बैठा सामने टीवी देख रहा था। अब वो दूध भी पी चुका था और नाश्ता भी कर चुका था। धरा आंचल की तरफ देखते हुए बोली, ये तुमने क्या किया है आंचल? तुम जानते हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारी मामी को इतने पैसे कहाँ से दूंगी? आंचल मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है। धरा के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। तभी आंचल ने उसे अपने फोन में एक एड दिखाई, जहां पर एक बेकरी शॉप को स्टाफ की जरूरत थी। उस एड को देखकर धरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच आंचल। तुम नहीं जानती, तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे बस जल्द से जल्द इस बेकरी शॉप पर जाना होगा, ताकि कोई और मुझसे पहले इस जॉब को ना ले ले। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं अभी इस शॉप पर जाती हूँ। आंचल मुस्कुराई और बोली, हाँ, तू जल्दी से जा। तब तक मैं दिव्यांश का ख्याल रखूंगी, और वैसे भी अब तो मामी की भी कोई टेंशन नहीं है। धरा के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वो तुरंत घर से बाहर आई और ऑटो में बैठकर उस बेकरी शॉप के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एक 2 BHK फ्लैट एक आदमी अपने कमरे में बैठा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स उस कमरे के अंदर आया। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर वो आदमी हैरान रह गया। वो अपनी जगह से उठता, उससे पहले ही वो शख्स सीधा उस आदमी के पास आया और उसे गिरेबान से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लिया। उस आदमी के चेहरे पर डर झलकने लगा और पसीना आने लगा। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, तो तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? तुम्हें मेरा पता? उसकी बात पूरी होती, उससे पहले ही उस शख्स ने एक जोरदार पंच उस आदमी के चेहरे पर जड़ दिया, और अगले ही पल उस आदमी के चेहरे का हुलिया बिगड़ चुका था। उसके होठों के किनारों से खून बहने लगा था और चेहरे पर नील पड़ गया था। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर पर आकर तुम मुझे इस तरह से मार सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वो शख्स, जो कोई और नहीं, व्योम रावत था। व्योम रावत रावत इंडस्ट्रीज का सीईओ, तकरीबन 27 साल, और जितनी उसकी ब्लू आइज कातिलाना थी, उतना ही ज्यादा कातिलाना था उसका अंदाज। और सबसे ज्यादा बात जो उस शख्स के बारे में कही जाती थी कि वो बहुत टॉक्सिक है। व्योम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला,
तुम मुझे तब कुछ करोगे ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा और तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं? ऐसी गलती व्योम रावत तो नहीं करेगा। उस आदमी के होश उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने व्योम रावत नहीं उसकी मौत खड़ी हो। व्योम चेहरे पर डेविल स्माइल ली बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दोगे और मेरी नजरों से दूर चले जाओगे? तो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगी? वहीं दूसरी तरफ धरा उस बेकरी शॉप के बाहर खड़ी थी, जहां पर वो जॉब के लिए आई थी। उस बेकरी शॉप की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये जॉब चाहिए, किसी भी हालत में। मैं ये मुंबई अपने मकसद के लिए आई हूँ। मेरा मकसद उस इंसान को ढूंढना है जिसने इस धरा की जिंदगी बर्बाद की है। धारा मतलब धरती, हर किसी के जीने का वजूद, लेकिन मुझे ढूंढना उस इंसान को है जिसने इस धरा के वजूद को ही छीन लिया।